हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पढ़ेंगे। ये है हमारे जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस के पार्ट बी में। हमारे जो सिलेबस में है वो पार्ट 1 है, जिसमें हमें कुल 8 अध्याय पढ़ने हैं, 1 से लेके 6 तक, फिर 14वां और 17वां। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीएफएनडीआर के रूल्स वो क्या हैं। ये राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश हैं और ये किन पे लागू होते हैं? अधीनस्थ प्राधिकारियों पर। उनको सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में आवश्यक निधि प्राप्त करने में तथा खर्च करने में, मतलब इसका ये मतलब होता है कि राज्यपाल उनको शक्तियां प्रत्यायोजित करता है, जिससे वो कोई भी खर्च करने के लिए या फिर कोई पैसे हैं उनको जमा करने के लिए उनको एक अधिकार मिल जाता है। इन नियमों को 1952 में प्रकाशित किया गया था और उसके बाद अंतिम रूप से 1986 में ये छठा संस्करण है इसका। जो हमारे ये सिलेबस में है, पहला प्रस्तावना, जिसमें 1 से लेके 4 नियम तक है। दूसरा 5 से 6 नियम तक है इसमें। तीसरे के अंदर 27 से 41, चौथे में 42 से 60, 5, 6 या 124 तक तो हमें कंटिन्यू पढ़ने हैं। उसके बाद 14 है, वो है 52 से 258 और 17वां है वो 279 से 293 तक। सबसे पहले हम लेसन 1 करेंगे, जो है प्रस्तावना। नियम 1 में है प्रस्तावना, 2 में है परिभाषाएं, 3 में है कार्यालय प्रमुख, कार्यालयाध्यक्ष बनाया जाना और 4 है नियमों में संदेह का निवारण कौन करेगा। तो सबसे पहले प्रस्तावना जो है, नियम नंबर 1, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम राज्यपाल के द्वारा, ये याद रखना है हमें, राज्यपाल के द्वारा दिए गए कार्यकारी आदेश हैं, जिनका राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने के लिए, जैसे धन की सुरक्षा करना, व्यय में पालन किया जाना चाहिए। सरकार धन की प्राप्ति, अभिरक्षा व भुगतान के मामले में ये नियम कोषागार नियमों के पूरक है। दूसरा जो है वो है परिभाषाएं। सबसे पहले महालेखाकार, अकाउंटेंट जनरल। महालेखाकार से आशय लेखा और लेखा परीक्षा या लेखा के कार्यालय प्रमुख से है। ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है जो राजस्थान सरकार के लेखों को रखता है। इन नियमों में जहां भी इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, मतलब महालेखाकार का प्रयोग किया जाएगा, उसका तात्पर्य होगा राजस्थान का महालेखाकार। सरकार की आय और व्यय को देखता है ये और उन पर नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरा है विनियोग या विनियोजन। विनियोग का अर्थ है असाइनमेंट। विनियोग की एक प्राथमिक इकाई में शामिल धन के निर्दिष्ट व्यय को पूरा करने के लिए प्रावधान है। उसके बाद आता है बैंक। बैंक क्या है? बैंक से तात्पर्य है भारतीय स्टेट बैंक की कोई भी शाखा जो भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, या फिर जो आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार है। पहले क्या होता था, सिर्फ एसबीआई ही सरकारी लेन देन करता था, लेकिन अब एसबीआई की कोई शाखा जो भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में भी कार्य कर रही है वो भी मानी जाएगी। एसबीआई एक्ट 1559 की सेक्शन 2 में परिभाषित सहायक बैंक की कोई भी शाखा है जो एसबीआई की एजेंट के रूप में काम करती हो, जिसको सरकारी व्यवसाय करने के लिए एजेंट के रूप में अधिकृत किया गया हो, वो भी बैंक माना जाएगा इसमें। या फिर आरबीआई द्वारा चुनी गई कोई भी बैंक की शाखा, जैसे ई फोकल ब्रांच है, किसी बैंक की कोई शाखा जिसको ई फोकल पॉइंट बनाया गया हो, वो भी बैंक मानी जाएगी। जो धनराशि के प्राप्ति, सटीक लेखांकन और संग्रहण रिपोर्ट जल्द से जल्द
और प्रतिदिन ई कोषागार को भेजेगी। ये ई फोकल पॉइंट क्या करेगा, जो भी धनराशि प्राप्त हुई है उसका सटीक लेखांकन करेगा, उसकी संग्रहण रिपोर्ट तैयार करेगा और जल्द से जल्द प्रतिदिन ई कोषागार को भेज देगा। उसके बाद है सक्षम प्राधिकारी। सरकार या कोई अन्य प्राधिकरण जिसे सरकार द्वारा इससे संबंधित शक्तियां दी गई हो। इन नियमों के तहत जिसको शक्तियां दी जाती है वो सक्षम प्राधिकारी कहलाता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं कैग, ये भारत सरकार के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है। राज्य की संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266(1), ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। में परिभाषित निधि जो होती है वो संचित निधि है। इसमें शामिल है राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके सरकार द्वारा जुटाए गए सभी राजस्व, सरकार ऋण, पूंजी, अग्रिम जो भी लेती है वो संचित निधि में जमा होता है। और संविधान जहां भी लिखा हुआ आएगा उसका तात्पर्य होगा भारत का संविधान। उसके बाद है राज्य की आकस्मिक निधि। राज्य की आकस्मिक निधि है वो है संविधान के अनुच्छेद 267(2) में। संचित निधि थी 266(1) में और आकस्मिक निधि है 267(2) में। इस निधि में धनराशि राज्यपाल के अधीन होती है। जो आकस्मिक निधि के अंदर जो धनराशि होती है वो राज्यपाल के अधीन होती है। संविधान के अनुच्छेद 205 और 206 के तहत राज्यपाल इस निधि से धनराशि आहरण करने की स्वीकृति दे सकता है। ये अनुच्छेद भी याद रखने हैं, 205 और 206, और एक ये 267(2). इस निधि में से ऐसी धनराशि का भुगतान किया जाता है जो लंबित व्ययों को पूर्ण करने के लिए हो। मतलब कोई भुगतान पहले से बकाया पड़ा हो उसको इस निधि से दे सकते हैं एक बार। नियंत्रण अधिकारी, ये क्या होता है, विभागाध्यक्ष या अन्य विभागीय अधिकारी जिसे विभाग के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले व्यय और राजस्व संग्रहण को नियंत्रण करने का उत्तराधिकारी सौंपा गया हो। जैसे कोई भी विभाग है उसका जो मेन हेड होगा विभागाध्यक्ष या कोई अन्य जिसे उस विभाग के जो नीचे के कर्मचारी है उनके द्वारा जो व्यय या राजस्व संग्रहण कर रहे हैं उसको नियंत्रण करने का उत्तरदायित्व सौंपा हो वो नियंत्रण अधिकारी कहलाएगा। इसके बाद है विस्तृत शीर्ष। सरकार की अनुदान मांगों के लिए विनियोग की प्राथमिक इकाई या कोई हेड जहां किसी अधीनस्थ प्राधिकारी के नियंत्रण में धन रखा जाता है उसको विस्तृत शीर्ष कहते हैं। आहरण एवं वितरण अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है। एक कार्यालय प्रमुख, किसी कार्यालय का प्रमुख या राजपत्रित अधिकारी जो कार्यालय प्रमुख के अधीन काम कर रहा हो और उसके द्वारा इन नियमों के तहत हस्ताक्षर करने, वेतन भत्तों, वेतन बिल बनाने तथा तय सीमा में भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया हो। या तो होगा वो कार्यालय का प्रमुख या कोई ऐसा राजपत्रित अधिकारी जिसे कार्यालय अध्यक्ष ने नियुक्त किया हो हस्ताक्षर करने, वेतन बिल भत्तों इनके ऊपर हस्ताक्षर करेगा और एक निश्चित सीमा तक भुगतान करेगा तो वो आहरण और वितरण अधिकारी ड्रॉइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर कहलाएगा। वित्त विभाग, वित्त विभाग से तात्पर्य है राजस्थान का वित्त विभाग। वित्त वर्ष, वित्त वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष कहते हैं। राजपत्रित अधिकारी, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजपत्रित अधिकारी वो हैं जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हों। पहला, सरकारी कर्मचारी जिनको राजपत्रित घोषित किया गया हो। दूसरा, राजस्थान सिविल नियम 1958 की अनुसूची 1 में शामिल सेवा, एक वो भी राजपत्रित अधिकारी होंगे। किसी अनुबंध के तहत किसी व्यक्ति को राजपत्रित घोषित किया गया हो। ये इन चारों के अलावा कोई भी राजपत्रित अधिकारी नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी बनता है। सरकार, सरकार से क्या तात्पर्य होगा, राजस्थान सरकार। राज्यपाल, इससे तात्पर्य
राजस्थान के राज्यपाल। अब विभागाध्यक्ष है। विभागाध्यक्ष जो है वो GF&AR के परिशिष्ट 8 में इनकी सूची दी गई है। प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रयोग के लिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया जाता है और इनकी सूची है वो परिशिष्ट 8 में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये परिशिष्ट पूछा जाता है। कार्यालय प्रमुख और कार्यालयाध्यक्ष, इन नियमों के नियम 3 में जो आगे आएगा के तहत विभागाध्यक्ष जो है वो किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित करता है। सबसे ऊपर होगा विभागाध्यक्ष, उसके नीचे कार्यालयाध्यक्ष। अभी इनके बीच में एक और आएगा, वो आगे आ जाएगा। स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी किसे कहते हैं? सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत प्राधिकरण या स्थानीय संस्था जो किसी अधिनियम के तहत सरकार के नियंत्रण में हो उसे स्थानीय निकाय या लोकल बॉडी कहेंगे। अब स्थानीय निधि क्या है? GF&AR स्थानीय निधि GF&AR के नियम 268(2) में परिभाषित निधि है। स्थानीय निकाय द्वारा अर्जित राजस्व स्थानीय निधि में निधि कहलाती है। विविध व्यय, ये क्या है? सरकारी कर्मचारी के वेतन, भत्ते, अवकाश वेतन, पेंशन, आकस्मिक व्यय, सहायता अनुदान, अंशदान कार्य, उपकरण और संयंत्र और इसी तरह के व्यय के अलावा अन्य सभी व्यय विविध व्यय होते हैं। ये जितने भी व्यय, ये इसी तरह के व्यय से अलग अन्य सभी प्रकार के जो भी व्यय वो विविध व्यय होंगे। अनावर्ती व्यय कौन से होते हैं? व्यय जो कभी कभार प्रकृति के होते हैं, जैसे कंप्यूटर खरीदा, निर्माण करवाया, जो रोज रोज ना हो वो अनावर्तिक व्यय होते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। इसके बाद है राज्य के सार्वजनिक खाते। पहली थी संचित निधि जो थी 266(1) में, फिर आकस्मिक निधि 267(2) में, और ये है राज्य के सार्वजनिक खाते। ये लोक निधि होती है जो 266(2) में है। संविधान के अनुच्छेद 266(2) में परिभाषित निधि है। यह संचित निधि में जमा धन के अलावा जो भी सार्वजनिक धन होता है वो लोक निधि में आता है। अब लोक निर्माण, इसमें जो ये कार्य लिखे हैं यही आते हैं। सिविल कार्य, फिर सिंचाई कार्य, तटबंध कार्य और जल निकासी कार्य, ये ही कार्य जो हैं वो लोक निर्माण कार्य हैं। पुनर्विनियोजन, ये क्या है? विनियोग की एक इकाई से ऐसी ही दूसरी इकाई में निधि का स्थानांतरण, उसको पुनर्विनियोजन कहेंगे। आवर्तक व्यय, व्यय जो निश्चित समय पर निरंतरता में किए जाते हैं उन्हें आवर्तक व्यय कहते हैं। जैसे वेतन देना, बिजली का बिल भरना, ये हर महीने करना ही होता है, तो ये आवर्तक व्यय। और ये जो व्यय बार बार नहीं किए जाते वो अनावर्तक व्यय। इसके बाद है क्षेत्रीय अधिकारी या प्रादेशिक अधिकारी, रीजनल ऑफिसर। अब ये क्या होता है? ये विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष के बीच का अधिकारी होता है। जो अधिकारी विभागाध्यक्ष से नीचे और कार्यालयाध्यक्ष के ऊपर होता है वो क्षेत्रीय या प्रादेशिक अधिकारी कहलाता है। सबसे पहले विभागाध्यक्ष है, फिर क्षेत्रीय अधिकारी है, उसके बाद कार्यालयाध्यक्ष है। अधीनस्थ प्राधिकारी, सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी, राजस्थान सरकार के विभाग, राज्यपाल के अधीन कोई भी प्राधिकरण है वो अधीनस्थ प्राधिकारी कहलाएगा। कोषागार क्या है? कोषागार का अर्थ है जिला मुख्यालयों पर या अन्य सुविधाजनक स्थानों पर स्थित कार्यालय जो सरकार की ओर से धन देने व लेने का कार्य करता है वो कोषागार कहलाएगा। राजस्थान में कुल 41 कोषागार हैं और एक ई ट्रेजरी भी शामिल है। अब इनमें सबसे ज्यादा है जयपुर में, 5 है यहाँ। अब ई कोषागार क्या है? ई कोषागार से तात्पर्य है एक केंद्रीकृत कोषागार जो विभिन्न जिलों के कोषागारों व उप कोषागारों से ऑनलाइन प्राप्तियां को प्राप्त करता है। यह राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने और अपनी वेबसाइट के माध्यम से ई चालान की सुविधा प्रदान करता है।
ये ई कोषागार कहलाता है। कोषागार नियम, इनसे तात्पर्य होगा राजस्थान सरकार के कोषागार नियम। ई पेमेंट, अब ई पेमेंट क्या है? जब कोई राशि राज्य सरकार में ऑनलाइन जमा होती है, जैसे रजनीश ने सरकार को कर दिया, राशि उसके खाते से सरकार में जमा हुई, तो ये ई पेमेंट है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जब राशि सरकार द्वारा ऑनलाइन भुगतान की जाती है, जैसे वेतन सीधे खाते में ट्रांसफर करना। अब इन दोनों में क्या था? ई पेमेंट, इसमें सरकार के खाते में जमा हो रही थी, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में सरकार किसी कर्मचारी के खाते में जमा कर रही है। ई ग्रास, ई ग्रास की परिभाषा जो है, ये पूरा जो संक्षिप्त रूप है ये पता होना चाहिए। ई ग्रास कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सरकारी धनराशि प्राप्ति के लिए चालान बनाना, ये ई ग्रास में आता है। ऑनलाइन जमा हुआ धन यह सुनिश्चित करने के लिए ई ग्रास बनाया जाता है। ई ग्रास राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली रसीद प्रक्रिया के ऑनलाइन जमा करने का सिस्टम है। आपको इसकी जो ई ग्रास की पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बाद है ई नीलामी। ई नीलामी क्या है? किसी भी सरकारी संस्था जो नीलामीकर्ता के रूप में काम कर रही हो और बोलीदाताओं के बीच सामान की नीलामी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो है ई नीलामी। ये रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? रूल नंबर 3 में कार्यालयाध्यक्ष बनाया जाना। इसका 3A का पहला पार्ट जो है, इसमें कहा गया है कि सरकार के इन वित्तीय नियमों के अंतर्गत विभागाध्यक्ष को अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय प्रमुख या कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की शक्ति है। जो नियम 3 का ए का पहला पार्ट है, उसके अंदर कोई भी विभागाध्यक्ष अपने अधीन जो इसके कार्यालय आते हैं, उनके अंदर किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित कर सकता है। 3A1 में तो ये लिखा है। अब 3A2 में क्या है? इस नियम के तहत जारी किए जाने वाले आदेश का एक मानक प्रारूप विभागाध्यक्ष के मार्गदर्शन के लिए अध्याय के प्रपत्र क में दिया गया है, जिन्हें विभागाध्यक्ष आवश्यकता के अनुसार अपना सकते हैं। 3A1 में तो था कि विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष घोषित कर सकता है, और 3A2 में है कि जो ये घोषित करेगा, इसके लिए जो एक प्रपत्र है, वो प्रपत्र क है, जो विभागाध्यक्ष यूज कर सकता है। इसके बाद है, वो था ए, 3A का 1 और 2 दो पार्ट थे। उसके बाद है 3B, किसी कार्यालयाध्यक्ष का प्रमुख, जो विभागाध्यक्ष ने कार्यालयाध्यक्ष बनाया था, अब वो कार्यालयाध्यक्ष क्या कर रहा है? कार्यालयाध्यक्ष का प्रमुख किसी भी राजपत्रित अधिकारी को, अब जो बाकी कार्यालय के अंदर राजपत्रित अधिकारी बच गए, उनमें से किसी भी राजपत्रित अधिकारी को अपने नीचे काम करने वाला जो है राजपत्रित अधिकारी के वेतन भत्तों और बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर सकता है। अब कार्यालयाध्यक्ष क्या कर रहा है? कोई एक राजपत्रित अधिकारी है, उसको डीडीओ पावर दे रहा है, तो वो क्या करेगा कि अपने नीचे जो भी काम कर रहे हैं उनके बिलों पर हस्ताक्षर कर सकता है। यहाँ अराजपत्रित आएगा, ये यहाँ जो है ये राजपत्रित नहीं, यहाँ अराजपत्रित होगा। क्या है कि कार्यालयाध्यक्ष किसी राजपत्रित अधिकारी को अपने नीचे काम करने वाले अराजपत्रित अधिकारियों के वेतन भत्तों के बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। यहाँ ये जो है ये अराजपत्रित होगा। कार्यालयाध्यक्ष राजपत्रित को डीडीओ पावर देगा, जो अपने अधीन आने वाले अराजपत्रित, ये यहाँ करेक्शन करना है। कोषागार से धन राशि आहरण
वह वितरण करने के लिए अधिकृत कर सकता है साथ में। परंतु ऐसा अधिकारी किसी भी राजपत्रित अधिकारी के बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत नहीं होगा। जो कार्यालय अध्यक्ष ने राजपत्रित अधिकारी को पावर दी थी वो सिर्फ अराजपत्रित अधिकारियों के बिलों पे ही साइन कर सकता है। राजपत्रित जो भी अधिकारी होंगे उनके बिलों पर या तो कार्यालय अध्यक्ष खुद कर सकता है या फिर विभागाध्यक्ष वही हस्ताक्षर करेगा। ये था नियम नंबर 3। और नियम नंबर 4 और चैप्टर 1 का अंतिम नियम है ये, संदेहों का निराकरण। अब ये जो नियम है जितने भी, इन नियमों के अंदर किसी भी नियम के अंदर संदेह हो या समझ ना आ रहे हो तो इन संदेहों का जो मामला है वो हमेशा निर्णय के लिए वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्त विभाग ही इन नियमों को ज्यादा स्पष्ट करेगा। तो ये हमारी क्लास थी। बस यहाँ एक आपको करना है जो ये अराजपत्रित अधिकारी होगा। तो हमारी ये पहला जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है इसका। इसमें नियम 1 जिसमें बताया गया कि ये राज्यपाल के कार्यकारी आदेश है। नियम 2 के अंदर सारी परिभाषाएं दी गई है, जो आगे जो भी चीज नाम आएंगे वो उनके बारे में बताया गया है कि कौन सी चीज का अर्थ क्या होगा। नियम 3 के 2 पार्ट हैं। 3A के पहले पार्ट में बताया गया है कि कोई भी विभागाध्यक्ष जो है वो कार्यालय अध्यक्ष घोषित कर सकता है। और 3A के 2 के अंदर है कि जो कार्यालय अध्यक्ष घोषित कर रहा है विभागाध्यक्ष, वो प्रपत्र क के तहत करेगा। और फिर 3 के B के अंदर है कि कार्यालय अध्यक्ष किसी भी राजपत्रित अधिकारी को डीडीओ पावर दे सकता है और वो सिर्फ अराजपत्रित अधिकारी जो है उन्हीं के वेतन बिलों पर साइन कर सकता है। इसके अलावा जो भी वेतन बिल होंगे उन पे साइन करने का अधिकार कार्यालय अध्यक्ष या विभागाध्यक्ष को होगा। और नियम 4 है संदेहों का निराकरण, जो वित्त विभाग के पास ही भेजे जा सकते हैं। ये आज की हमारी क्लास थी। थैंक यू।